बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, बाज़ारों में भी देख रहे हैं रश। और मंडी में कल की बारिश के बाद तो शहर की मंडियों में अभी जो जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन क्या करें जी, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एंड तक हम जो है कीमतें गिरने का वेट करें तो फिर हम जाके, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन पर अगर नज़र दौड़ाई जाए गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लोग रात को अगर निकल भी रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग पर इक्तफा हो रहा था। लेकिन अब सिर्फ कल का दिन रह गया, यानी वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग जो हैं वो आज जानवरों की ख़रीदारी भी करेंगे। आज और कल का दिन ही है। साथ ही साथ आज बहुत ही खुशनसीब लोग हज की सादत भी हासिल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजी जो हैं खैर आफ़ियत के साथ इस मंजिल को पार करें और हम सबको भी अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिलाशुबा ये दिन बहुत अहम दिन है, हर मुसलमान की ज़िंदगी का ख्वाब ही होता है। इसके साथ साथ कुछ हमने डिस्कस करनी है शहर की मौजूदा सूरत हाल। बहुत सारे इलाकों से शिकायत ये आ रही हैं कि स्टिल वाटर पाउंडिंग है, अभी भी निकासियाब के इंतजामात नहीं किए गए हैं। कल तो बहुत ही बुरे हालात थे, अभी भी कुछ इलाकों से खबरें ये आ रही हैं। अब हम मौजूदा सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, कुछ दीगर खबरें भी, मंडी की सूरत हाल भी, और आपको बताएंगे कि जी किसे खैर जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। अभी हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं जी? निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर इदारे अलर्ट, निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी नस्ब। सरकारी अस्पतालों में खिदमत कार्ड डेस्क बनाने का फैसला, मंसूबे का आगाज न्यू अस्पताल से किया जा रहा है। और खुला दूध फरोख्त करने वाली दुकानों में चूल्हे टेस्टिंग मशीनें रखना लाजमी करार दे दिया गया है। वेलकम बैक। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आते हैं पहली खबर की तरफ, लेकिन नकासी आपके लिए हैवी मशीनरी नस्ब। निगरान, मैं आपसे पहले पूछने वाली हूँ, कल आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी में पानी चला गया, अभी तक मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। बुरा नहीं, बहुत पैथेटिक था। ना सिर्फ एक एरिया की आप बात करें, अक्रॉस द सिटी आप देखें तो वाटर पॉन्डिंग की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इलाका था जहां से आप आराम से गुजर सकते हो या वहां पर वाटर पॉन्डिंग ना हो। तो तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स थे कल फील्ड में, वो उन्होंने भी हर जगह से जो रिपोर्ट भी किया, और शायद ही कोई इलाका खुशकिस्मती से कोई बच गया हो तो बच गया हो, अदरवाइज सिस्टम नहीं है। तो ये याद रहे, ये मूनसून की बारिश नहीं है, ये प्री मूनसून की पहली बाकायदा बारिश है। और उसी में पता चल गया क्या तैयारियां हुई, जिसका स्पेल थोड़ा चूंकि जो ही थोड़ा लंबा हुआ और तमाम इदारों की जो कारकर्दगी। अच्छा, ये तो आपने बाहर चीजें ऑब्जर्व की ना, अपने इलाके का भी थोड़ा सा अहवाल बताएं। एग्जैक्टली हर जगह पर मतलब कल 260-268 के करीब गुलशन रावी के एरियाज में जो बारिश है वो मिलीमीटर रिपोर्ट हुई। तो हालत ये थी कि गलियां, बाज़ार, आप मुल्तान रोड को देख लें, मुल्तान रोड के अलावा सोडीवाल, शमा पार्क, महाजराबाद, शहबाज कॉलोनी, रुस्तम पार्क, फिर गुलगश्त कॉलोनी, और बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बिल्कुल विनस का सा मंजर। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स हुए, ट्रैफिक हादसात हुए, लाइट पूरा दिन गई रही, यानी एक परेशानी नहीं थी, मल्टीपल इश्यूज हुए। जिन लोगों के घरों की छतें गिर गई उनसे पूछे उनका पुरसान हाल कौन है। इरफान साहब, क्या सूरत हाल आपने कल ऑब्जर्व? अना बिल्कुल, हमने कल सारा दिन शहर जो है उसका विजिट किया और रात गए तक हम जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स का भी विजिट करते रहे, सड़कों के ऊपर भी रहे। तो हमने देखा कि रात गए तक जो मामूलात ज़िंदगी थे वो नॉर्मल नहीं हो पाए। स्टिल अभी भी बहुत सी जगहों के ऊपर वाटर पॉन्डिंग है। और उसकी एक मैं समझता हूँ कल जो एक इंतज़ामिया का जो उसकी कारकर्दगी का पोल खुला, वो ये था कि चंद घंटों की बारिश पहले भी होती है, पहले भी शहर में इससे ज़्यादा जो है वो बारिशें रिकॉर्ड की गई और मुसलसल बारिशें भी होती रही।
ये तो एक स्पेल था छोटा सा। उसके बाद क्या कारकर्दगी का पोल खुला कि हर इलाका जो है वो आपने देखा कि उसमें किस तरह के मनाजर थे, लोगों के घरों में पानी चला गया, ऐसे ही लोगों के कारोबार तबाह रहे। ये हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में कल कितने बुरे मनाजिर बिल्कुल जाहिद साहब ने दिखाए आपने हमें। जनरल हॉस्पिटल देखा, इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स, कोई भी हॉस्पिटल आप देख लें, हर जगह के ऊपर यही देखिए शहर के क्या हालात थे। मैं वही कहने लगा खौफ आ रहा था, बस इसमें कश्तियों की कसर रह गई। इंतजामिया की कारकर्दगी ये थी कि आपने नालों की सफाई तक नहीं की। ये इशू क्यों क्रिएट हुआ? राव साहब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ये इसमें बड़ा देखिए जरूरी इन है। लोगों ने अब जो तैयारी नहीं कर रखी थी, नालों की सफाई अगर की होती, कोई इंतजामात आपने किए होते तो ऐसे हालात ना पैदा होते। ले जी, हमें तो यही पता चलता है कि मॉनसून से पहले देखिए- तमाम तर तैयारियां हैं। मुझे राव साहब, ये निगरान वजीर आला साहब ने जो हाई अलर्ट किया है और अहकामात जारी किए हैं, मुझे बता दें अब इसके बाद कुछ सूरत हाल में बेहतरी आई है? इसके बाद ऑब्वियसली सारी मशीनरी मुतहरिक रही है, लेकिन जब पुलों से पानी गुजर गया तो फिर मुतहरिक हो आप। फायदा उसके बाद और क्या फायदा? चलें थोड़ा बहुत, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के फार्मूले पे भी अगर हम चलें, लेकिन क्या इन शहरियों का 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, क्या उनका यही मुकद्दर है कि जरा सी बारिश हो और वो मफलूज होकर रह जाए? अच्छा देखें और- तो सही, आपको स्क्रीन पे ऑलमोस्ट सब और- लोग बाहर नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली आमिर इनके मीर साहब देखिए, हैं। इनके बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं। ये बाहर आके फोटो सेशन भी करवा रहे हैं। ये बूट बड़े कमाल के पहने थे। हाँ, निगरान सेटअप जो है ये अभी आपने देखा कि सारे के सारे लोग बल्कि निकले, वहाब रियाज को फोटो भी वहाँ सेशन देखा कल। वहाब रियाज, कमिश्नर साहब। और स्पेशली वो भी सोचते होंगे कि कितना आसान था और इश्यूज पर बात करना, लेकिन जब इश्यूज से पाला Exactly. पड़ा है तो फिर वो। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इसका जो मुस्तकिल सलूशन है वो ये है कि हमने देखा है कि हमेशा जो ही मिड अप्रैल में ड्रेन्स की सफाई का सिलसिला शुरू होता है, वो सिलसिला शुरू तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर खुदा जाने कि क्या मसलहत आड़े आती है। वसाइल की किल्लत तो बिल्कुल भी नहीं है। वासा के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बिलियनर हो चुके हुए हैं, और वासा की कारकर्दगी वैसी की वैसी है। और फिर लाहौर शहर में बुनियादी तौर पर 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट है और दूसरा हाजी कैंप ड्रेन का। मुझे याद है नवंबर 2017 में चुबुर्जी तक जो हाजी कैंप ड्रेन का इशू था वो उसको रिजॉल्व किया गया, और उसके बाद से उसने आगे रिवर रावी की तरफ जाना था। तो आज तक उसका क्या स्टेटस है अल्लाह जानता है। उसके ऊपर काम नहीं किया आपने। देखिए, आपने की जब आबादी में इजाफा होगा, बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसके मसाइल भी बड़े हैं। आपको उस पैराए में इसको सोचना है। आपने कहते तो हैं कि इंटरनेशनल शहर लाहौर, और बड़ा यहाँ पे हम वावेला भी मचाते हैं कि लोग आए, लोग क्या करें आके, लोग आपके आके ट्रैफिक में फंस जाया करें। लोग आपकी सड़कों की जो सूरत हाल है, ये ज़रा सी सूरत हाल आपने तवज्जो दी है तो फिरोजपुर रोड पे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है। बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है कि आपकी ट्रैफिक चौक नहीं हो रही। तो इसी तरह से आपको हर इशू के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। ख़ास तौर पर जो सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं वो बड़े गंभीर हैं। अब आगे तो ईद भी है, आगे अगर कोई बारिश इस तरह की होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर एक नया इम्तिहान शुरू और होगा। वेदर के मुताबिक बारिश भी है। जो ही सैनिटेशन के जो प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर ड्रेन्स के हवाले से, नई ड्रेन्स के, बड़ी आबादी के बड़े शहरों में ड्रेन्स नई भी बनती हैं, नए प्रोजेक्ट भी जो है वो लॉन्च होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस आपने इतनी तमहीद बांधी है, अब ये 4-5 दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला। नए देखे, नए बनने As it is, ये अजाब भुगतना पड़ेगा। नए हर बनने साल दूर के की साथ बात में। जो है उनको सफाई तो कर ले। आपने देखिए एक काम किया कि आपने वाटर पॉन्डिंग, जो बहुत ज़्यादा साइट्स थी वहाँ पर आपने वो जो रेजरवॉयर है वो बनाए, तो क्यों इस तरफ नहीं जाते आप? बिल्कुल ऐसे ही। ये अगर अच्छा, 4 या अभी 5 जहाँ मकामात से पर बन पानी सकते निकल हैं। गया ना, मुझे परेशानी ये हो रही थी अपना इलाका ही देख के, सब्जाजार भी, समनाबाद भी, आसपास वाली आबादियां। अब वो जो पानी निकल गया, जगह इतनी गंदी हुई है। अब खैर से कल का दिन रह गया, परसों सबने कुर्बानी करनी है। Exactly. तो क्या हालात हो जाएंगे, मुझे सिर्फ बता ना, दें। अभी भी आप तो इस ऐसे इलाकों की बात कर रही है जहाँ पे आमदोरफ्त कम है। अगर आप मेन रोड देखें, केनाल रोड की हालत जाके देख लें, अभी भी जहाँ से पानी निकला वहाँ पे मट्टी के कीचड़ जो सारा है गंद इकट्ठा वो हुआ अभी है सारा। मौजूद है, उसको सफाई नहीं की गई। और कई जगहों के ऊपर जहाँ पे ड्रेन को खोला गया था, मेन रोड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं फिरोजपुर रोड से ट्रैवल करता आ रहा हूँ, तो मेन रोड जिसको खोला गया था कल निकासी आपके लिए, उसमें वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो रख दिया गया है, जिसमें
कूड़ा डालते हैं, कूड़ादान वहाँ पे रख दिया गया है ताकि लोग उसके अंदर ना गिर जाएं, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कल का दिन है, फिर परसों ईद है, लोगों ने कुर्बानी करनी है। इन चीजों की तरफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो है वो फोकस ही नहीं है। थोड़ा LWMC को भी थोड़ा अपनी जो बेल्ट है उनको टाइट करना पड़ेगा, बिकॉज अब आगे टाइम नहीं है, आगे आपने जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू करना है। ये आमतौर पर अच्छा जिन लोगों के घरों में पानी को ये करते हैं वो भी पता नहीं ऐसा ही ना हो। अच्छा जिन लोगों के घरों में पानी गया, अभी मैं स्क्रीन पर देख रही थी गुलकार मलकू जो हैं वो अपने घर की वीडियो बना के दिखा रहे थे कि जी मेरे घर के अंदर पानी मौजूद है, मेरा घर इस टाइम गंदे नाले का मंजर पेश कर। सो उन्होंने तो वीडियो बना के दिखा दी है। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ मवेशी मंडियों के हालात डिस्कस कर लेते हैं जी। कल होने वाली बारिश के बाद जहां हर तरफ अभी पानी पानी है, मवेशी मंडियों में इस वक्त दलदल का समा है क्योंकि कच्ची जगह होती है। ऑलरेडी इंतजामात पे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कोई इंतजामात नहीं किए गए। अब बारिश हो गई है, उसके बाद जानवरों के लिए जो दूर दराज से जाके वो चारा या पानी लेकर आ रहे थे, अब उनके लिए वो भी मुमकिन नहीं रहा, यानी एक जगह पे स्टक होकर रह गए। खरीदारों के हालात ये हैं कि दलदल देखकर बाहर से ही जाए जा रहे हैं और शहर में जो जगह जगह आर्जी मंडियाँ, छोटे छोटे पॉइंट लगे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा इक्तफा कर रहे हैं। इतना पैसा लगाकर ये बेचारे आए हैं दूर दराज से व्यापारी, पैसे देकर मंडियों में ये बैठ रहे हैं। अब कौन मंडियों का रुख करेगा? एक दो दिन तो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं होने वाली और कल का दिन ही रह गया, फिर ईद है। सो राव साहब, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खरीद लिया, अल्लाह का शुक्र। मैंने नहीं खरीदा, मेरे वालिद साहब, यानी आपका आधा काम तो मुश्किल आसान हो गई है। इरफान साहब आप बताइएगा। ना रात कोई 2 बजे तक कोशिश करते रहे, 2 बजे तक मैं मार्केट में रहा। बजट क्या है? मुझे आप अपना बजट भी बता दें जिसमें आप जानवर तलाश कर रहे हैं। वो उनको बताया था लेकिन उसमें उन्होंने दिया नहीं। बस ये महंगाई बहुत ज्यादा है ना, अब हर किसी की कोशिश है। ये समझ लें कि जो आपकी कुर्बानी आप 1 लाख रुपए में करते थे या 2 लाख रुपए में करते थे, वो 4.5 से 5 लाख बकरे 60-70 हज़ार रुपए आ जाए, थोड़ा सा बड़े साइज का बकरा है। ये सूरत हाल थी कि जो एक तो आपने जो बात की कि बारिश जो थी, बारिश की वजह से वाकई रेट नीचे नहीं आया। लोग कह रहे थे बारिश होगी तो मंडी का रेट सोचे भी ना रेट का। ये तो अब मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है कि कुर्बानी का जानवर लेना, क्योंकि हर जो जानवर जिसके ऊपर हाथ रखें तो व्यापारी इस तरह पैसे मांगते हैं जैसे सारे पैसे उसने हमसे ही लेने हैं। तो यही फील होता है कि यार ये कोई हमारा दुश्मन है, हमसे इतने पैसे मांग रहा है। और ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि हाँ देखिए उसकी भी इश्यूज हैं, लेकिन हर बंदे ने अपने इश्यूज जो है उसको एड्रेस करना है। हम तो उस वक्त यही कहेंगे कि जो व्यापारी है वो हमें सस्ता भी मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए। हमें तो लगता है व्यापारी जो है वो हमें लूट रहा है, व्यापारी को लगता है हम उसे लूटने आए हैं। अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जैसे आपने बारिश की बात की तो वाकई दलदल का समा है, वहाँ पे खड़े होने के हालात नहीं है। कल रात को भी जब मैं मार्केट में फिर रहा था तो उस वक्त बुरी हालत थी कि आपके घुटनों तक जो है वो कीचड़ था और उस दलदल के अंदर से गुजर के आपने जाना है। फिर जो जानवर हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। फिर दूसरी एक और जो इशू है वो शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसी वजह से आप देखिएगा कि आपके डेंगू का जो इशू है बारिश की दलदल की वजह से ये बहुत आइंदा आने वाले दिनों में है। ऊपर से फिर ईद आ रही है, तो उसके अंदर भी मच्छर आपको जो है वो सफाई अगर इस तरह रही तो वही सूरत हाल होगी। दूसरा जो जानवर हैं वो बीमार भी हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन देखे शदीद गर्मी पड़ी, 2 से 3 दिन शदीद गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद शदीद जो बारिश हुई और उस बारिश की वजह से भी मैंने कल मार्केट में फिरते हुए कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बकरों को ठंड लग गई और उसकी वजह से उनको ज़िबा भी करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी, मुसलसल बारिश होती रही, उससे वेदर में जो है वो काफ़ी डिफरेंस आया। और उसके बाद जब ये वो कहते हैं ना ठंडा गर्म होगा हालात, तो उसकी वजह से वो हालात ख़राब हो रहे हैं। और महंगाई इसका तो ना ही पूछे कि रात 2 बजे तक मैं सड़कों के ऊपर फिर रहा था और किसी जगह पे जानवर पसंद आ रहा था, किसी जगह पे पैसे पसंद नहीं थे। बिल्कुल। राव साहब मुझे बता दें, इंतजामात हमेशा से मवेशी मंडियों के हवाले से भी किए जाते हैं, क्या किए इस दफा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मवेशी मंडियों के साथ? लगा था कि अब पता क्या, आमिर भाई और शाहिद सिपरा साहब कल हमारे साथ थे और वो क्योंकि आप शो देख रहे हैं बोलते बकरे, हर मंडी का विजिट कर रहे हैं और हर जगह से वो कह रहे हैं कि कोई अच्छे हालात हमने ही नहीं देखे। अच्छा, सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल 13 मकामात पर मंडियाँ लगी। कैप्टन उस्मान साहब ने मंडियाँ लगवाई। उन मंडियों में बाकायदा जानवरों की जो नमूदो नुमाइश या
जो एक कैटल शो है वो भी होते रहे और एक करज के तौर पर उसको लिया गया और इनामात तकसीम किया गया बाकायदा। फिर मंडियों की अगर आप प्रीवियस ईयर की फुटेज देखें तो आपको एक बाकायदा शहर के मज़ाफ़ात में शहर प्रॉपर नज़र आएंगे। लाइटिंग के हवाले से ना लाइटिंग का इशू था ना पानी का इशू था। पानी का इशू इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले सिविल वर्क्स करना होता है तमाम मंडियों में, वहाँ पर जानवरों के लिए पानी, जानवरों के लिए वो खुरलियाँ बनाने की, फिर जो शहरी हैं उनके लिए और व्यापारियों के लिए जो पब्लिक वॉशरूम है वो भी वहाँ पर बनाने होते हैं ताकि उनको सहूलत रहे। हमने मंडियों में ATM मशीन्स के जो ट्रक थे वो भी देखे कि ATM की सहूलत भी मंडियों में पहुँचाई गई। फिर 22 से 26 महकमों को उनके स्टॉल्स वहाँ पर लगते थे। महकमा लाइफ स्टॉक पूरी तरह से एक्टिव होता था, LWMC का कैंप लगता था, MCL का, तमाम अलाइड महकमों का वहाँ पर कैंप लगता था। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल ये हुई कि जब आप कोई भी काम मुफ्त में करवाना चाहेंगे ना तो देर इज़ नो फ्री लंच इन द सिटी। आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता। और फिर जब ज़बरदस्ती मुफ्त में करवाएंगे तो फिर इस तरह के हालात आपको देखना पड़ेंगे। अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, ये उन जानवरों की जो सिसकियाँ थी उसकी वजह से हुआ कि 2 दिन पहले आप देख लें कि किस तरह से आपके हमारे कैमरे पे दिखाया जा रहा था कि फलां मंडी में पानी की किल्लत है, फलां मंडी में पानी की किल्लत है। अपार्ट फ्रॉम कि आपने इवन के व्यापारी कहते हैं हम अपने पीने का पानी एक गिलास जो है वो पैसों का खरीद के पी रहे हैं। और कमिश्नर साहब की चूंकि ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ये फंक्शन है और उसी को परफॉर्म करना है। पहले कहा जी कि छोटे जानवर से इतने पैसे लेंगे और ये टैक्स फ्री मंडी हो, ये टैक्स फ्री मंडी। फिर कहा जी ये छोटे जानवर से इतने पैसे लेंगे, बड़े जानवर से तो ये नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये मंडियां लगेंगी। लेकिन आपने उस सारी सूरत हाल को अब म्यूनसिपल, ये मंडियों की जो सहूलत है ये म्यूनसिपल सर्विसेज में आती है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि 1.25 से 1.5 करोड़ आबादी के शहर के लिए आपने कुर्बानी के जानवर जब लोगों ने खरीदने जाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको इंतजामात भी करके देने हैं। आप इंतजामात करके नहीं दे रहे, लोगों से आप मुफ्त में सारे काम करवाने जा रहे हैं। तो मुफ्त में तो फिर इसी तरह ही होगा ना, जहाँ कहीं पे हो गया कहीं पे नहीं होगा, तो फिर दलदल मंडियां ना बने तो और क्या। वैसे राव साहब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप बिल्कुल आप ना करें इत्तेफाक। देखें मंडियों के अंदर हम को पहली दफ़ा तो हम जाने नहीं लगे, पहले भी ये बातें ठीक है, कागजी तौर पे ऊपर पेपर्स के अंदर नजर आता था कि वहाँ पे जी बिजली का इंतजाम भी है, वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे खुरलियाँ भी हैं, वहाँ पे सफाई का निजाम भी है। आप अभी आयशा के पास प्रीवियस ईयर की फुटेजेस हैं, वो फुटेजेस आप चलवा लें, आपको अंदाजा होगा वो वैसी ही फुटेजेस हैं, वही वैसी ही फुटेजेस हैं जैसी कल निगरान सेटअप सारा जो है वो फोटो सेशन के लिए वहाँ पे खड़ा था कि हमने जी सारे इंतजाम कर लिए, ये वैसे ही इंतजाम थे। तो मंडियों की हालत वैसी ही है, फ़र्क सिर्फ क्या है कि इस दफ़ा व्यापारी जो है वो बिलक रहा है। हाँ। वो कह रहा है कि मेरे जानवर को पानी नहीं मिल रहा, वो कह रहा है कि यहाँ पे मुझे पानी कैसे मिलेगा, हर चीज के पैसे देने पड़े, हर चीज के पैसे देने पड़े। इरफान साहब 20 जगह पर आप बोर करके पानी निकालते थे, अब आपने वहां पर 20 की बजाय 4 या 5 जगह होंगी। तो मुझे बताएं इतनी बड़ी मंडी में वही जहाँ पर 5000 जानवर आएगा। लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि 26 वहां पे इदारे काम करते थे, किसी मंडी में कुछ स्टॉल देखा आपने? मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि वहां पे स्टॉल लगते थे, लेकिन उस स्टॉल से कभी कोई आम पब्लिक को फायदा नहीं होता था कि वहां पे कोई सफाई का इंतजाम हो, वहां पे कोई सफाई का इंतजाम हो, कोई नहीं होता था। वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल होता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, हमने कभी ये नहीं देखा वहां पे थे। हमने उसके बावजूद देखते रहे कि वहां पे लागर जानवर जो हैं वो मौजूद होते थे, जो बीमार वाले उनको जाने दिया जाता था। वो डिपार्टमेंट वहां पे बैठे होते थे। चले मैं कहती हूँ ना कुछ होने से तो बेहतर था ना, इस दफा तो कुछ भी डिपार्टमेंट बैठे होते थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट वैसे ही बैठे होते थे। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का एक अहम चीज पूछनी है, मुझे इरफान से एक अहम चीज पूछनी है। कोई मंडियों की सिक्योरिटी में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि लोग कैश लेके जाते हैं और ये वाकयात भी बहुत सारे ना वैसे ही है जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मंडियों के अंदर मौजूद है। व्यापारी बड़े होशियार हैं, वो जायज कैश पे पैसे लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो कहते हैं भाई जायज कैश अच्छी है। अगर आप मोहतात रहना चाहते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है जी, मंसूबे का आगाज न्यू अस्पताल सरकारी अस्पतालों में खिदमत गार्ड डिस्क बनाने का फैसला किया गया है।
बेसिकली ये मंसूबा है क्या, आम आदमी से किस तरह से मुस्तफ़िद होगा? सरकारी अस्पतालों से वैसे तो कोई खैर की खबर आती नहीं है। निगरान वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, हर जगह पर दौरे भी कर रहे हैं और अस्पतालों के हालात भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम हर रोज़ क्योंकि निगरान वज़ीर आला ने इस पर बहुत काम शुरू किया तो हमें डॉक्टर साहब भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इरफान, बेसिकली ये है क्या, ज़रा बता दें। देखिए ना, ये जो एक प्रोजेक्ट था पुलिस का, उस प्रोजेक्ट को कॉपी किया जा रहा है। पुलिस के खिदमत काउंटर जो थे वो तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर रखे गए। पुलिस का बड़ा कामयाब वहाँ पर ये प्रोजेक्ट रहा है, मुझे तो बता दें कितना देखिए कामयाब पुलिस का है? थोड़ा सा कामयाब रहा। पुलिस का किस तरह कामयाब रहा आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूं। मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं फौरी तौर पे आपको कि फौरी तौर पे MLC हो जाता आपका। आपके कई ऐसे केसेस होते थे जिसमें किसी को फायर आर्म में इंजरी हो जाता था, उसके बाद डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करते थे। डॉक्टर कहते थे पुलिस आएगी उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके लिए पुलिस को जो है, पुलिस का एक डॉक्टर जो है वो तैयार किया जाता था। इसी तरह किसी ने जहर खा लिया है उस केस के अंदर, किसी का एक्सीडेंट हो गया उस केस के अंदर, बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो पुलिस स्टेशन दूर होने की वजह से जो नहीं एड्रेस हो पाते थे। डॉक्टर्स को इश्यूज थे क्योंकि बाद में कानूनी जो पेचीदगियाँ आती थी। इसके लिए खिदमत काउंटर जो थे वो बनाए गए। तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी के बाहर आपको एक नज़र आता था। इसी प्रोजेक्ट को कॉपी किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये खिदमत जो सिक्योरिटी खिदमत जो है वो काउंटर उनको बनाया जाएगा और उन्हीं के साथ इल्हाक किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि पेशेंट जब वहाँ पे जाएगा उसको, क्योंकि आपने देखे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो आपकी गवर्नमेंट भी हेल्थ कार्ड के ऊपर देने के लिए जो है वो उन लोगों को दे रही है जो उसके मुस्तहिक होंगे। उसके लिए वहाँ पे जो अमला बैठा होगा फौरी तौर पे आपके ट्रीटमेंट के हवाले से आपको गाइड करेगा कि आपने किसके पास जाना है, क्या करना है। फिर उसके साथ साथ जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे कि आपके टेस्ट नहीं हो रहे, आपके ब्लड चाहिए आपको, वो तमाम जो है इश्यूज़ वो खिदमत काउंटर जो है उसको एड्रेस करने के लिए वो बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। ये ना हो कि अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो, इस पर जो है वो तकमील के मराहिल तक पहुँचे और ये मरीज़ जो एमरजेंसी में आता है या उसमें एमरजेंसी जो सर्जिकल या मेडिकल में आता है, उन दोनों के लिए ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा और उन फैमिलीज़ के लिए जो वहाँ पे रुलते रहते हैं कि हमारे पेशेंट का कोई सुने, इसको कहाँ पे लेके जाएं, कोई सुन नहीं रहा, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है। तो क्या लिमिटेड लोग राव साहब इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? इसका ये खिदमतगार डेस्क बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं और एप्लीकेशन दें, आपको फौरी तौर पे वो रजिस्टर्ड होगी और वो उस पर्ची जो आपको मिलती है, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस नहीं रहेगा, फौरी तौर पे इलाज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो सोशल वेलफेयर का अमला बैठेगा और हेल्थ कार्ड जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हेल्थ कार्ड की वजह से भी बड़े हेल्थ कार्ड होने के बावजूद लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं था ना कि किस तरह यूटिलाइज, उसको एड्रेस करने के हवाले से नोटिंग बाकायदा होगी और अस्पताल के सरबरा और मिनिस्ट्री को भी बताया जाएगा कि कितने पेशेंट आ चुका है, ये पेशेंट्स आए हैं, इनको ट्रीट किया गया है, ताकि उसकी जो हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फेक इस पे जो रसीदें देके फेक एंट्रीज भी हो रही थी हेल्थ कार्ड्स के हवाले से और मनमाने रेट्स लगाए जा रहे थे। तो एक तो इस पे होगा, फिर दूसरा पेशेंट को जब गाइडलाइन मिलेगी सरकारी सतह पर पेशेंट की सरपरस्ती वाला एक सिस्टम होगा। अगर ये खिदमतगार डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसका कि आगाज़ म्यूं अस्पताल से किया जा रहा है। बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत तो मैं कहती हूँ हर रोज बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत ज़्यादा लोड है उस पर। और अगर ये हर वार्ड में खिदमतगार डेस्क हर वार्ड में बनाए, ना कि सिर्फ एक जगह पे बनाए, ताकि हर वार्ड में जाने वाले पेशेंट की रहनुमाई में आसानी हो सके और उसको बर वक्त उसका ट्रीटमेंट। चलिए जी, हम दुआ गोहेंगे अच्छे मंसूबे जो हैं और जिस तरह से डिटेल बताई है हमारे रिपोर्टर्स ने, अगर इस पर अमल हो जाता है तो बहुत सारे लोग देंगे और कुछ नहीं। अभी जी जिनाह हॉस्पिटल से खबर ये है कि तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। MS ऑफिस के सामने जो है मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, वजूहात बताई जा रही हैं एहतजाज की कि तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। अच्छा जी, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया ईद से पहले आज बैंक का आखिरी दिन है और अभी तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। एहतजाजी मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ईद का एक दिन रह गया है, आज बैंकों का लास्ट वर्किंग डे है, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि जब तक उनको तनख्वाह नहीं दी जाती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जिनाह अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर MS ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज हैं।
चूँकि आज बैंकों का लास्ट वर्किंग डे है तो मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आज भी ना तनख्वाह मिली तो फिर किस तरह से वो ईद जो है वो गुजार सकेंगे। सो एहतजाज किया जा रहा है, मुतालिबा ये किया जा रहा है कि बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन बनाई जाए, अदरवाइज़ ईद की खुशियाँ बेचारों की फीकी पड़ जाएंगी। MS के दफ्तर के सामने इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मिल्क शॉप्स का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, दूध में बर्फ़ के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, खुला दूध फरोख्त करने वाली दुकानों में चिलर टेस्टिंग मशीनें रखना लाजमी होगा। अच्छा जी, ये उसी तरह है जैसे हम कहते हैं शहर से तजावुज़ात का खात्मा होगा, शहर से ये मसाइल हल कर लिए जाएंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें जो मैं कहती हूँ ना शहर में नामुमकिनात में शामिल हैं, ये उनमें शामिल है। राव साहब अग्री करते हैं आप? देखिए ये वैसी ही बात है जैसे उस वक्त हमारा ऑफिस जेल रोड पे था जब बनास्पति घी पे पाबंदी लगने की बात हो रही। बिल्कुल, ये मैं कहती हूँ नामुमकिनात में शामिल है। शॉपिंग बैग प्लास्टिक के शॉपिंग बैग खत्म किए जा रहे हैं, शॉपिंग बैग खत्म किए जा रहे हैं, ये वैसी बात है। अच्छा, उसमें काफी हद तक इरफान काबू पाया गया। उसके साथ साथ इससे आगे चले कि ये जो प्रोजेक्ट है दूध वाला, जब भी नया कोई DG आता है तो उसके सामने ये सारी जो वर्किंग पेपर है ये रखा जाता है और उसके बाद बड़ी गाड़ियां दूध की नहर में बहाई जाती हैं, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरे शहर में बैक वक्त आप इसको एग्जीक्यूट करें। ये जरूर हो सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप किसी एक एरिया को सिलेक्ट करें, वहां पर ये सबसे मुश्किल काम है काउंसलिंग करना। मुदस्सिर रियाज साहब ने किया तो था वो दूध की टेस्टिंग के लिए कैंप्स लगाए थे जगह जगह। इस पर उन्होंने फूड अथॉरिटी ने मुदस्सिर रियाज मलिक साहब के मौजूदगी में बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग मुकम्मल की और हॉलैंड से एक मॉडल भी, हॉलैंड का दौरा भी किया। हॉलैंड में क्या मॉडल है और नहीं, उस पर सारी जो वर्किंग थी वो मुकम्मल कर ली गई। लेकिन ये खुले दूध की फरोख्त के हवाले से चिलर टेस्टिंग मशीनें क्या करेंगी? जो चिलर ये दुकानों पर मौजूद होंगी और इसमें जो दूध को कितना टेम्परेचर दरकार है उस पर ये रखेंगे और ये बर्फ का इस्तेमाल और ये जो आप देखते हैं यानी ये नहीं पता चलेगा इसमें कितना पानी कितना पाउडर इस्तेमाल किया गया। खुले दूध के हवाले से हमेशा जो प्रोपेगेंडा है वो किया जाता है कि ये खुला दूध मुजरे सेहत है, फलाएं और जो दूध डब्बे वाला है उसका अगर आपको पता चल जाए तो आप कहेंगे कि इससे तो कोई बुरी चीज। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है कि हॉलैंड का टूर भी हमने कर लिया, लेकिन हम अपने जो स्टोर्स हैं, ये जो मिल्क शॉप्स हैं, वहाँ पे खालिस दूध नहीं दे पाए। जितनी आबादी लाहौर की है, जैसे हम अक्सर इस पे बात करते हैं, पानी डालना तो इरफान काबिल कबूल है, पानी के अलावा दूध तो हो कम से कम। मैं यही तो कह रही, पाउडर का इस्तेमाल। दूध में सिर्फ ऐसे पानी होता है। लाहौर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने एक लाउड स्पीकर लगाया होता है और उस पे कह रहे होते हैं एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री। अच्छा, अब ये 100 रुपए की गड़वी दे रहे हैं। मैं इनकी आसानी कर दूं कि जो ही आप मुल्तान रोड पे जाएंगे तो मुल्तान रोड पर आपको सुंदर के करीब मांगा और उससे आगे जो सारी बेल्ट है वहाँ पर खुश्क दूध इरफान साहब बहुत ज़्यादा फरोख्त होता है। ऐसे ही है। और वो खुश्क दूध जो गाड़ियाँ शहर में आती हैं वो वापसी पे वो खुश्क दूध लेकर जाती हैं और उसके बाद उस खुश्क दूध के साथ जो हर जगह पर आपको फ्रेंचाइजीज नज़र आती हैं, बड़ी मशहूर व मारूफ फ्रेंचाइजीज। तो इस पे तो मुझे याद आ गया, मैंने एक स्टोरी भी की थी कि जितना शहर लाहौर में दूध आ रहा है, ये जो वहाँ फलां मिल्क शॉप और फलां मिल्क शॉप, तो इतना तो पूरे पंजाब की अगर भैंसें जो कैटल जो डेटा लाइफ स्टॉक के पास है ना, इतना तो वो भी नहीं देती। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि म्यार पर हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया और फूड अथॉरिटी इसमें थोड़ा चकमा खा जाती है क्योंकि वो चकमा नहीं खाए थे, उनके अपने इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मर्जी के बगैर कैसे कोई दुकान जो है वो खुल सकती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल ही नहीं होता। ये सारी कैंपेन जो ताज़ा दूध बेचने वाले बेचारे छोटे छोटे हम जैसे लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और अच्छा है प्रोजेक्ट, ये चीजें नामुमकिनात में शामिल है। मेरा नहीं ख्याल इस पे ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन अगर डंडे के साथ करने की बजाय ये इसके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करें और फिर उसको रेप्लिकेट करें दूसरे एरियाज में और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। बहुत हद तक तो दुकानदारों ने अब अपनी जो
अपनी जिम्मेदारी उसको महसूस किया और चिलर्स मौजूद भी हैं बहुत चिलर सारी के दुकानों अलावा पे। इस लेकिन खबर के दूध सही मुताबिक नहीं है। टेस्टिंग असल मशीन बात होगी। ये है कि दूध सही नहीं है। जितनी ग्रामेज या जो टेस्टिंग की जो उनका म्यार है फूड अथॉरिटी का, उसको कुकिंग ऑयल है वो डालकर और जो इस तरह उनको चकमा दिया खुश्क जाता है दूध और उनकी डालकर मर्जी के साथ। और साथ में शुगर डालकर उसको उसकी वो फैट को पूरा कर दिया जाता है। उस पे खुदारा रोके। किस तरह मुमकिन है मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक भी इसी शहर से, हम भी इसी शहर से हैं, क्या कभी आपने देखा था कि कुछ 1.25 लाख का कंटेनर लगा और पाइप से दूध आता हो? सवाल ही नहीं कभी पैदा होता। मुझे बताएं आप। और हर जगह पे अब ऐसे हो रहा है, 1.25 लाख के लीटर के खैर, मेरे कंटेनर है। ख्याल से ऐसे जो तो पेट्रोल आता जिम्मेदार होता इदारे हैं उनको इस पर जो ऐसे है तो फौरी पेट्रोल तौर आता पर था। नोटिस लेना चाहिए। अदरवाइज बेचारे लोग महंगी चीजें भी खरीद कर अगर बीमारियां ही पाल रहे हैं तो फिर फायदा कोई नहीं रह गया। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, 30 तारीख तक वैसे तो बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। कल की बारिश के बाद आज कुछ हालात हमें शहर के बेहतर भी नज़र आ रहे हैं। सो बारिश होगी या नहीं, जिन लोगों ने मंडियों का रुख करना है उनके लिए ये भी प्लानिंग टाइम देख के बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर बारिश हो जाए तो। मौसम कैसा रहेगा हमें बता रही हैं कोमल। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंधी का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है, लेकिन मौसम में घुटन और हब्स ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। इस वक्त जो है वो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं, जो रंग बिरंगे फूल हैं, वो भी मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जहाँ पर हम महसूस की जा रही है वहीं जो है वो गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे शहरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। इवन के एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इस मौसम में सांस लेना जो है वो दुश्वार हो चुका है। तो वो लोग जो हसास ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना पहले ही रहता है, उनके लिए तो ये मौसम और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वजह से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को जो है ये यकीनी बनाएं, क्योंकि लाहौर का मौसम जो है वो बहुत से रंग दिखा रहा है, बहुत से तेवर बदल रहा है, जो कि किसी की जान के लिए जो है वो मुज़र सेहत भी हो सकता है। इसी के साथ बात की जाए प्री मानसून के हवाले से, तो प्री मानसून भी जो है वो जोबन पर है और महकमा मौसमियात ने 30 जून तक लाहौर शहर में बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात भी जाहिर कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब वासा काम को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 32 रिकॉर्ड किया जा रहा है, 12 बजे 33 रिकॉर्ड किया जाएगा, 1 बजे जो है वो 34 रिकॉर्ड किया जाएगा, 2 बजे जो है वो 35 रिकॉर्ड किया जाएगा और यूँ हर घंटे के साथ टेम्परेचर में जो है वो 1 डिग्री का इजाफा देखा जाएगा, जबकि 5 बजे के बाद टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कमी की जानिब जाएगा। और माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरज और बादलों के दरमियान आंधी का सिलसिला जारी ज़रूर रहेगा, लेकिन मौसम में जो ताजगी है उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये प्री मानसून यानी कंपैरेटिवली मौसम कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन हब्स की शिद्दत रहती है। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें बताया। वो तमाम मुसलमान जो कि इस वक्त वकूफ़ अरफा अदा करेंगे, हज का बहुत एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने जिन अपने प्यारे लोगों को चुना है, अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, उनके इन उठे हाथों की लाज रखे, उनके लिए हज की तमाम मनाजिल जो हैं वो आसान फरमाए। और हम लोग जो कि यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें भी अगले साल ये सादत नसीब फरमाए कि हम भी अल्लाह ताला के घर जाएं, हज की सादत हासिल करें। आज का ये दिन बहुत अहम दिन है। आज के इस दिन की अहमियत क्या है? आज़मीन हज के मनासिक अदा करेंगे हम तमाम, उन पर रोशनी भी डालेंगे और आज के दिन के हवाले से आपके साथ कुछ अहम मालूमात भी शेयर करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर अल्लामा एहसन उवैस साहब मौजूद हैं। अपने शो में उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हज मुबारक। बिलाशुबा मैंने कहा जिस तरह से खुश नसीब लोग अल्लाह ताला के घर मौजूद हैं, हम लोग अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अगले साल हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल करे। आमीन। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात जो है बहुत अजीम है, किस पर कब मेहरबानी हो जाए नहीं पता होता। खैर, आज के दिन की मुनासबत से आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा सब अदा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन रहमतों बरकतों वाला दिन, आज का दिन सआदतों वाला दिन, अल्लाह की बख्शिशों का दिन, अल्लाह की कुर्बत का दिन, अल्लाह की मग़फ़िरत के बेबाया ख़ज़ानों के बरसने का दिन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी वो हदीस होती है जो वही मिन जानिबिल्लाह होती है, मगर उसके अल्फाज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। कुरान का वही भी अल्लाह की तरफ से होती है और अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ख़ास अता होते हैं। तो हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफा के दिन
जिस कसरत के साथ लोगों की बख्शिश करता है और जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है, इसके अलावा और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस तरह वो इस दिन बख्शिश करता हो। और उसकी बख्शिश का ये आलम जो वह रहमती वसीयत कुल्ल शहीन वाला है कि जिसकी रहमत हर शय पे वसी है, जिसका महबूब रहमतुल आलमीन है। और ताजदार कायनात ने पता नहीं अपनी उम्मत के लिए अपने रब को कितना मनाया है कि रब की रहमतें बेकरां यूं बरसती है। हदीस में आता है कि जब अरफा का ये यौम अरफा का दिन, जो कि हज का जिसे रुकन अकबर कहते हैं, सबसे बड़ा रुकन है और इसमें जाना फ़र्ज़ है, हर हालत में पहुंचना ज़रूरी है। बस जो पहुंच गया उसकी हज की मुकम्मल बात हो गई। और वो अरफा के मैदान में जब पहुंचता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे तो हर रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर माज़रत चाहता हूँ, अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर आता है और फजर तक ऐलान करता है, हल मिन साइल, है को मुझसे सवाल करने वाला। मगर अरफा का दिन ख़ास ये है कि इस दिन में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर आ जाता है और मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान करता है। और फिर उस पर करम बार ये है कि जब वहाँ से वो अरफा का मैदान खाली होता है, फरिश्ते रब के हुजूर जाते हैं और हाजी मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ते हैं, तो अल्लाह करीम जो अलीम बिज़ाति सुदूर है, अलीम भी है, ख़बीर भी है, वो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है, कहाँ से आए हो? मालिक, अरफा के मैदान से तेरे बंदों से आ रहे हैं जो तेरे जिक्र के लिए इकट्ठे हुए थे। अल्लाह फरमाता है, कौन कौन था, लिस्ट में नाम बताओ। हदीस में आता है वो सारे नाम बताते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैंने इन सबको बख्श दिया जितने भी अरफा के मैदान में थे। फिर ऐलान, वो एक फरिश्ता कहता है, मेरे अल्लाह करीम, उनमें से एक जो थे ना, वो तो सिर्फ ऊँट लेने आया था अपने। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, बस उनके सदके वो भी बख्शा गया। इतनी कसरत से रब की बारगाह से रहमत और बख्शिश की खैर अता हो रही होती है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये सफ़र हज का आगाज़ कहाँ से होता है, कौन कौन से मनासिक जो हैं आज़मीन तय करते हैं? मैं चाहूँगी आप सब पे रोशनी डालिए। जी, सबसे पहले तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वैसे तो हज और उम्रा की जो बात है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो गई, मगर इसको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया, ताजदार कायनात के दादा जान की निस्बत से जबल अबुल कुबैस पर जब काबतुल्लाह को तामीर कर लिया, आज भी वो पहाड़ मौजूद है अबुल कुबैस का, तो वहाँ पर खड़े होकर, अब तो वहाँ पर शायद महल वगैरह बन गए, तो वहाँ पर खड़े होकर ऐलान किया था और आवाज़ दी थी। जब आवाज़ दी तो अल्लाह करीम से अर्ज़ की, मालिक मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे खलील, आवाज़ देना तेरा काम है, बुलाना मेरा काम है। अब क़यामत तक के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और उनके इस निस्बत इब्राहीमी और सुन्नत इब्राहीमी और फिर सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी हो गई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के साथ मखसूस अय्याम में, मखसूस लिबास के अंदर आप किस की तरफ इरादा कर रहे हैं? अगर गुनाहों से बख्शिश की तरफ तो वो भी इरादा हो गया, और अगर आप मौला से मुलाकात के लिए इरादा कर रहे हैं तो वो भी हो गया। और ये सारा इरादा आपको रब की कुर्बत और मैयत वाला बना देता है। और फिर यहाँ से अब हज की उमूमी तौर पर फ़ज़ाइल और मनाकिब तो अपनी जगह और वो मौजूद हैं, उसको भी इंशाअल्लाह हम आगे ले लेंगे। तो ये हज की 3 बुनियादी अक़साम होती हैं, 3 तरह से हाजी हज कर सकता है। एक हज अफराद होता है, हज अफराद ही होता है कि वो सिर्फ हाजी हज की नीयत करता है, उसमें उम्रा शामिल नहीं होता। और फिर वो मना में जाकर, जब अरफा से निकल कर मुज़दलिफ़ा गुजार कर और फिर अरफा में जाकर वहाँ से फिर वो कुर्बानी करके हल्क करवा के फिर अपना एहराम खोल देते हैं। ये हज अफराद है। फिर आ जाता है उसके बाद हज क़िरान। क़िरान में ये होता है, ये ज़रा मुशक्क़त और बढ़ जाती है। इसमें हज और उम्रा दोनों ही, जो मोतमिर होता है, ज़ायर होता है, आज़म हज होता है, आज़मीन, वो इसमें दोनों की नीयत एक ही एहराम में कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर वो एहराम उतारते नहीं हैं तब तक जब तक वो हज के सारा अरकान और मना तक चले नहीं जाते और हलक करते हैं। और हुज्जाज इकराम से भी गुजारिश है कि वो भी जब हज की नीयत किया करें तो यहाँ से जाते हुए उम्रा की नीयत किया करें, वरना फिर हज किरान बन जाएगा। और हज किरान से फिर मुशक्कत अगर वो लेना चाहते हैं तो बरकतें तो बहुत है, फिर उसकी पाबंदियां भी उसी तरह हैं। लेकिन अगर हज तमत्तो ये है, उम्रे का अलहदा एहराम, यानी हम उम्रा के 8 ज़िलहज्जा से पहले मक्का शरीफ पहुंचे, हमने उम्रा कर लिया और उम्रा के बाद एहराम उतार दिया हलक करवाने के बाद, और उसके बाद जो है जो फिर हज की नीयत से 8 ज़िलहज्जा को आप एहराम बांधेंगे और फिर आगे सारे मनासिक उसके मुकम्मल होते चले जाएंगे। ये हज की बुनियादी चीज़ें। फिर हज के फ़राइज़ हैं कुछ,
कुछ चीज़ें इसमें फ़राइज़ में शामिल हैं जी, कि ज़रूर, मैं हज के चाहूंगी फ़राइज़ बयान कौन से हैं। सबसे पहले फ़रीज़ा हज में इहराम बांधना। अच्छा, मर्दों के लिए तो 2 चादरें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और ताजदार कायनात की सुन्नत है, और दूसरा वकूफ़ अरफा जैसा आज का दिन है। आज का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है मुसलमानों की, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। जहाँ पे तमाम मुसलमान तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, तमाम रेसिस और के मैं लोग। कहती हूँ क्या शानदार मंजर देखने में आता है, क्या अमीर क्या गरीब आपको एक ही लिबास में एक ही जगह खड़े नजर आते हैं। ये है मेरे रब का इंसाफ और ये है उसकी कुदरत कि वो सबको एक ही लिबास में, तमाम अमीर लोग क्या गरीब लोग क्या, जिसका बुलावा हुआ आपको सब अपने रब के हाजिर खड़े नजर आए। जी, तवाफ़ ज़ियारत करना और इन तीनों फ़राइज़ को मुकर्रा मुकामात पर मुकर्रा औक़ात में तरतीब देना, ये इसके फ़राइज़ में शामिल हो गया। फिर इसमें कुछ वाजिबात शामिल हैं। वाजिबात में मुज़दलिफ़ा में ठहरना, ठीक, जो जमरात कहते हैं अमूमी तौर पर, जो शैतान नहीं बने वाजिबात वो चीजें हैं जो कि लाजिम व मलजूम है होते, जो फ़र्ज से नीचे होती हैं और सुन्नत मुअक्कदा से ऊपर होती सही हैं, सही यानी जब उसको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा नहीं जा सकता। तो वाजिब और मुज़दलिफ़ा में ठहरना। ठीक है, जमरात मैंने बताया शैतानों को कहा जाता है। जमरात वो छोटा बड़ा दरमियाना दोनों ही तीनों ही हैं। वो एक मिसालें बनी हुई हैं, निशान बने हुए हैं, उस पर कंकरियां मारना, कंकरियां मारनी है। हमारे कोई साथी उसमें जज्बाती हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हज किरान या हज तमत्तो की नीयत है तो फिर कुर्बानी करना, सर के बाल मुंडवाना या कुतरना, 1/4 के बाल कुतरवा भी सकते हैं आप, यानी उसको कटिंग करवा ले। सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ़े सही करना, सही 7 चक्कर लगाना। फिर तवाफ़े विदा करना आखिर के ऊपर सबसे, जब हाजी वो शुक्राने के तौर पर तवाफ़ विदा करता है, मंजर ही अजीब होता होगा जब रब का बंदा और रब का मेहमान अपने रब से विदाई मुलाकात की सूरत में पेश होता होगा। और फिर तवाफ़ ज़ियारत के 7 चक्कर लगाना। और अगर इन वाजिबात में से अगर कोई छूट जाए तो फिर कुर्बानी देना ज़रूरी है, एक कुर्बानी उस पर दम आती है। तो ये उमूमी तौर पर हज का तरीक़ाकार, जो 8 ज़िलहज्जा से 8 ज़िलहज्जा को मना में पहुँचते हैं, पूरी रात वहाँ गुजारते दिनों रात, और उसके बाद 9 ज़िलहज्जा को अराफात में पहुँचते हैं। और अराफात में उमूमी तौर पर असर के बाद ये निकलते हैं। होता तो ये थे कि इमाम के निकलने के साथ, लेकिन अंदाज़ा है कि वो निकल जाते हैं खिताब के बाद, अपनी गुफ्तगू के बाद असर के करीब, तो वहाँ से निकलते हैं। और वकूफ़ अराफा के बाद वे मुज़दलिफ़ा में बग़ैर किसी छत के रात गुजारती है। अजीब मंजर होता है, बंदा होता है और बंदा अपने मालिक से बातें कर रहा होता है। और फिर वहाँ से मना रवानगी होती है, और मना में जाकर फिर हुज्जाज कराम 3 वाजिबात फिर अदा करते हैं। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, रमी से फारग होने के बाद यानी कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद सर मंडवाते हैं, उसके बाद एहराम खोल देते हैं। और फिर तवाफ़ ज़ियारत है, फिर तवाफ़ सही है। और तवाफ़ ज़ियारत 12 ज़िलहज्जा से गुरूब आफ्ताब से पहले पहले करना। फिर उसके बाद वो, वरना अगर नहीं करेंगे तो दम कुर्बानी लाजिम आ जाएगी। सही। और फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सही करना, ये वाजिबात में से आता है। फिर मना वापस आते हैं और 2 दिन वहाँ क़याम करते हैं, और उसी तरह शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, पहले जमरा ऊला पर, फिर जमरा वुस्ता पर, फिर जमरा उक़बा पर, और उसके बाद तवाफ़ विदा आखिर के ऊपर। और दोनों तरीक़ाकार हैं। जो हाजी पहले चले जाते हैं वो पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाते हैं, ताजदार कायनात की बारगाह की हाज़िरी होती है। और कुछ ऐसे हैं जो फिर बाद में जाते हैं, हज के बाद। दोनों ही हुजूर की बारगाह में पहुंच जाना ये फ़राइज़ में से तो नहीं, मगर वो फ़र्ज़ है जिसके बगैर कोई फ़र्ज़ अदा नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो तमाम खुशनसीब जो कि इस वक्त हज की सादत हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके लिए मंजिल आसान फरमाए, उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लामा साहब, जो यहाँ पर हम लोग सब मौजूद हैं, आज के दिन के हवाले से कोई खुसूसी इबादत कर सकते हैं? रोज़ा बहुत सारे लोग रखते हैं, उसकी अहमियत बता दीजिएगा। जी हाँ, 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की अहमियत बड़ी अहम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, फरमाया जो शख्स 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है, और हमारी 9 कल होगी, हमारी चूँकि आज 8 है, हमारी 9 कल होगी, तो कल का जो रोज़ा रखेगा 9 ज़िलहज्जा का, उस रोज़े के एतबार से उसके फ़ज़ाइल ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक उस साल के गुनाह और एक आने वाले साल के गुनाह ये सारे मुआफ़ फरमा देता है। अब वो नीयत पर भी मुश्तमिल है कि वो नीयत रोज़ा क्या है, वो डाइटिंग के लिए रख रहा है या अपने मौला से मुलाकात और उसके हबीब की रज़ा के लिए रख रहा है। इसका नीयत का बड़ा अमल दखल है। नीयत ऐसी शय है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन को उसके अमाल से ज़्यादा उसकी नीयत पर अजर अता फरमाता है।
तो नीयतें अच्छी हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल कम भी हो तो नीयतों को उसके बढ़ा चढ़ाकर वो तो ज़रबे और मल्टीप्लाई करने पर कादिर है। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है और देता है। तो ये उसकी फ़ज़ाइल में से चंद चीज़ें मैंने आपको हदीस मुक़द्दसा की रोशनी में मुख्तसर और जामी अंदाज में पेश करने की कोशिश की। सही। सो नाजरीन, हमने तमाम हज के मनासिक जो है वो भी आपके साथ डिस्कस किए। वो लोग जो कि इस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर रह के अपने खुदा की रहमतें किस तरह से समेट सकते हैं, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जो कि हज की सादत हासिल कर रहे हैं। अगले साल हम भी अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही मौजूद हों, और जिस तरह ये तमाम हाजी जो हैं हाथों को उठाए अल्लाह के यहाँ दुआएं मांग रहे हैं, आंखों में आंसू लिए अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो अपने रब के सामने पेश कर रहे हैं। सो नाज़रीन, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारा शुमार भी इन लोगों में करे। कुछ ख़ास इबादत जो हम यहाँ पर मौजूद है कि आज के दिन की मुनासिबत से कर सकते हैं। एक तो 9 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक हर नमाज के बाद हम तकबीरात तशरीका के पढ़ते हैं। ठीक। उसमें अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तरीक़ाकार 2 दफ़ा इस पर बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब हो जाता है। अज़कार हैं, और सबसे बड़ी इबादत ये है बंदा इखलास के साथ रब के महबूब की उम्मत के साथ अच्छा बन जाए, फिर उसका हर लम्हा इबादत बन जाएगा। और वो नियत कर ले मुझसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और ये हाजी के लिए भी है, हाजी के लिए भी हुजूर ने फरमाया, हाजी सिर्फ ये नहीं है कि वो बेशक अल्लाह की रहमत से बख्शा गया, मगर फरमाया उसकी बख्शिश पर मोहर तब सब्त होगी जब दिल गवाही देगा कि उसने किसी का दिल ना दुखाया हो, वहाँ बैठकर गीबत ना करते रहे हो, यहाँ बैठकर ना करते रहे हो, किसी को हाथ से तकलीफ ना दी, धक्का नहीं दिया, परेशानी नहीं पहुंचाई, और अखलाक अच्छे रखे, मुआफ कर दिया, छोड़ दिया, कम मिला फिर भी छोड़ दिया, ना मिला फिर भी अल्लाह पर तवक्कुल रखा, आजमाइश पर शाकिर रहा। इस सारी चीज़ों पर रब की बारगाह से बख्शिश और इनाम आता है। वैसे तो अल्लाह ताला का खुसूसी करम है उन लोगों पर जो लोग गए हैं हज की शहादत हासिल करने, जब वहाँ से वापस लौट कर आते हैं तो मंजर ही मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी का बदल चुका होता है। बेशक ऐसे। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला के घर से होकर आए तो आप गुनाहों से बिल्कुल पाक हो बेशक जाते हैं। ऐसे। तो यानी अल्लाह पाक आपको एक दफ़ा फिर मौका दे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही ये मौका बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फरमाया ऐसे ही है जैसे अभी अभी पैदा हुआ, इतना पाक साफ हो जाता है। और इसमें गुमान शक भी रखना गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी वाना मा उइदा ज़करनी, यानी ये गुमान करना भी कि आपके ज़िम्मे कोई गुनाह है, ये गुमान भी नहीं करना उसकी रहमत के मुनाफी है। सुभान अल्लाह, उसकी रहमत है ही मुआफ करने यानी अल्लाह पाक कितना रहीमो करीम है कि आपको इतना बड़ा मौका दोबारा से दे देता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी किया आप उस रब की बारगाह में पेश होकर आए हैं तो आपकी ज़िंदगी के वो तमाम गुनाह ख़त्म कर दिए गए। गुमान भी ना करें कि आपके ज़िम्मे कोई गुनाह है, ज़िंदगी दोबारा से अच्छे तरीके से गुजारें, लोगों के साथ सिला रहमी करें, लोगों पर जो है वो रहम करें, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी खुशहाल बनाएं। लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती सिर्फ एक लम्हे में मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। इसके साथ साथ जो कुर्बानी है, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बरक़ात बढ़ जाती है। सही। और आपने सिला रहमी की बात की, आपने बिल्कुल मेरी बात ले ली। ये ईद की खुशियाँ इसलिए भी हैं कि जिनसे हम नाराज़ हैं उन्हें मिल लें। ये तोहफ़ा देने से, खुशियाँ बढ़ाने से और मुआफ़ करने से और दिल बड़ा करने से जितनी खुशी अल्लाह और उसके हबीब को होती है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाए, ये वजीफ़ा सुन लें जी, जो चाहता है उसकी उम्र में इजाफा हो जाए वो सिला रहमी किया करे, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम जी सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते हैं आज की हेल्थ डिबेट। अच्छा जी, ईद की आमद है और बहुत सारे लोग धूप की वजह से जो रंगत में तब्दीली होती है उससे परेशान हो जाते हैं। वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सैलून्स में जो इतना रश लगा हुआ है वो अपनी रंगत ठीक कराने के लिए लगा हुआ है। लेकिन घर में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं जी, आप स्किन स्क्रीन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सनस्क्रीन लोशन है जी। और बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को आप कुछ ना करें तो बड़ी अच्छी आपके पास ऑप्शन ये होती है, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें या दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांप लें। सो आप डायरेक्ट अगर आपके चेहरे पे सूरज की शुआएं पड़ेंगी तो वो उसका तो असर होगा, सनबर्न होगा। लेकिन अगर आप ढांप के रखेंगे
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। इसके बाद जी मसूर की दाल और एलोवेरा जेल, टमाटर का जूस, ये तीनों अज्जा शामिल करके अगर आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दही टमाटर का रस भी अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जी टमाटर के जूस में सिट्रिक एसिड जो होता है ना, कुदरती प्रोटीन है, ये बहुत ज़बरदस्त है जी आपके चेहरे के लिए। रंगत भी आपकी बेहतर रहती है, चेहरा नर्म भी रहता है और आपकी स्किन अच्छी भी रहेगी। बेसन, हल्दी, दूध, अरके गुलाब शामिल करके अगर आप लगाएंगे तो ये जो आपके डेड सेल्स होते हैं उनमें एक दफ़ा से जान भर देता है, आपकी स्किन जो है वो खुशनुमा हो जाती है। अब वो लोग जो कि ब्यूटी सैलून्स का रुख नहीं कर पा रहे हैं वो इन ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बेसन का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको 20 मिनट तक अपने चेहरे पे अगर आप लगा के रखेंगे, मसाज करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी खासी ग्लो करना शुरू हो जाएगी और छाइयाँ भी चेहरे से गायब हो जाएंगी। सो ये टोट साथ इसलिए शेयर किया है कि आप इसको घर में अप्लाई करें और फिर हमें फीडबैक भी दें। हमने आगे बढ़ना है और अगला सेगमेंट शामिल करना है बचत बाजार। अच्छा जी, एक तरफ जानवरों की शॉपिंग चल रही है, दूसरी तरफ ईद का त्यौहार है, नए कपड़े तो पहनने ही होते हैं। हम आपको बता देते हैं ऑफ कहाँ कहाँ लगी है। जे डॉट पहला ब्रांड है, अगर आप जाएंगे यहाँ पर 40% ऑफ है, अप टू 40%। केसरिया अप टू 30% ऑफ। चारकोल अप टू 30% ऑफ। बीच ट्री अप टू 50% ऑफ। तो शॉपिंग आप इन ब्रांड से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगी है, थोड़ी सी बचत आपकी हो जाएगी, पैसे बच जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। अच्छा जी, माल के हाल में अगर आपने करेंसी रेट जानने हैं तो हमारे पास लिस्ट है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी दिखाइए। तो नाज़रीन, ये थे जी करेंसी रेट जो कि आपके साथ शेयर किया और आपको बता दिया। अगर आपने शॉपिंग भी करनी है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जिनकी बर्थडे है वो पिक्चर्स भिजवा दें, जिन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदना है उनको गुड लक कहना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि जी कम पैसों में अच्छा जानवर खरीद के ले आए तो बहुत ही कमाल है आज के टाइम में। थोड़ा सा एहसास व्यापारियों को भी करें, उन्होंने बड़े नाज नखरों से जानवरों को पाला है। जो लोग हज की सादत हासिल कर रहे हैं हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि उनका ये सफ़र आसान हो और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।